बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी करने को हैं, मगर कुछ क्योंकि सिलसिला ऐसा था कि आई वाज़ नॉट इन पाकिस्तान। मैं गई हुई थी यूके न्यू ईयर मनाने के लिए, और मैं यही देख रही थी जब वहाँ पे मैं न्यू ईयर मना रही थी और मैं पाकिस्तान के स्टेटस, पाकिस्तान की चीज़ें देख रही थी। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे मोस्टली, या और कोई थोड़े से ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते थे, या कहीं उनके कोई रिश्तेदार थे मुल्क से बाहर, चले गए जाके अपना जो है नया साल मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और पूरी दुनिया, आपको पता है यूके में अगर मैं बात करूं, वहाँ पे तो टूरिस्ट ऐसा है, सजाया जाता है, एक एक्स्ट्रा बजट होता है जो अप्रूव करवाया जाता है, और उस पर फिर पूरे यूके को सजा के खूबसूरती से पूरी दुनिया का जो टूरिस्ट होता है वो आके उसको देखता है, सेल्फीज़ लेता है, पिक्चर्स बनाता है, फायरवर्क होता है ऐसा ज़बरदस्त लेविश किस्म का। लंदन आई की तरफ वहाँ जाके लोग दुनिया में टिकट्स लेते हैं, ख़रीदते हैं, और बिल्कुल सामने से वो खूबसूरती का और एक वो जो फायरवर्क का नज़ारा है वो इंजॉय करते हैं, सारे मिलजुल के नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। हमारे पाकिस्तान के स्टेटस में देखे थे कुछ भी नहीं था कोई ट्रैफिक जैम नहीं थी, कोई ऐसे फायरवर्क वाला सिस्टम नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई दुनिया नहीं आई थी, कोई हैपनिंग नहीं थी। बस अपने घरों में सर्दी में ऐसे चादर रज़ाई ओढ़ के लोग सो गए। हमारी ज़िंदगियों में कब ये खुशी आएंगी, हम कब इस तरह की चीज़ें, हम इस तरह के इवेंट्स जो है वो सेलिब्रेट करेंगे कि पूरी दुनिया से हमारे भी ममालिक में लोग आएँ और हम इस तरह के इवेंट्स जो है सेलिब्रेट करें। देखिए, टूरिस्ट जब हमारे मुल्क में आता है ना तो पैसा भी आता है, ये दिमाग में रखिए। मगर हमारे मुल्क में हमने हमारे मेहमानों को कहते हैं ना, हम वेलकम करते हैं, हम मोस्ट वेलकम कहने वाले लोग हैं, मगर हमारे पास मेहमान ही कोई नहीं आता, मुँह उठा के हमें कोई मिलने ही नहीं आता, तो हम क्या करें, किस तरीके से हम बाहर से टूरिस्ट बुलाएं, है ना। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी, मैं जब कभी भी ट्रैवल करती हूँ बहुत सारी बातें, ऐसी चीज़ें सोच के देख के आती हूँ जो फिर मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं बात ये करूँगी कि जब हम फायरवर्क की बात ले लें, हम सारे के सारे मिल के दूर वॉक करके गए, वहाँ पे ख़ास तौर पे ट्रैफिकें बंद कर दी जाती हैं, सारा जो है ना निज़ाम चेंज कर दिया जाता है ताकि जो आवाम है रोड पे निकल के खुशियाँ मना सके, लोगों की इंजॉयमेंट के लिए, आवाम की इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे इस तरह का काम किया जा रहा होता है। तो मैं ये कह रही थी, वहाँ पे वॉशरूम्स के कैबिन्स लगाए हुए होते हैं, रूम हर तरफ जो है ना वॉशरूम्स होते हैं, कोई भी लड़की हो और मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अगर वॉशरूम की तलब हुई है तो फ़ौरन जाके यूज़ कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में हम लिबर्टी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, छरा जाते हैं, किसी और शॉपिंग मॉल, कराची चले जाते हैं, तारिक रोड चले जाते हैं, क्लिफ्टन चले जाते हैं। हमारे पास क्या ये वॉशरूम्स की सहूलत है? हम कहते हैं ना हम इस्लामी मुल्क हैं, औरतों का जो है पर्दा, हमें औरतों का ख्याल बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो औरतें बेचारी जो हैं, उनके पास अगर बाज़ार जा रही हैं सौदा सुल्फ लेने या शॉपिंग करने, उनके पास यहाँ पर कुछ नहीं है कि कोई वो वॉशरूम यूज़ करे। क्या कोई है ऐसा वॉशरूम जहाँ पे ये जाके लिबर्टी मार्केट वगैरह हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा वॉशरूम्स, ऐसे वॉशरूम्स बने हुए, कैबिन्स बने हुए हर कोई डिस्टेंस के बाद जहाँ पे औरतें यूज़ करें? नहीं। फिर हम कहते हैं फ़लानी जगह एक दुकान खुली है तो उत्ते एक वॉशरूम ऊपर सेकंड फ्लोर चाहिए तो उत्थे चले जाओ, ये तरीका है। या फिर वो किसी पेट्रोल पंप के वॉशरूम में जो है गंदे से वॉशरूम में जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम वॉशरूम्स नहीं बना सकते थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, जहाँ पर हम पे करें, कार्ड करें, पैसे दें और यूज़ कर लें? अभी हम बहुत पीछे हैं, ये देख रहे थे हम, मगर तुम वॉशरूम के हिसाब से इतना पीछे हैं, हम आगे खुशियाँ क्या मनाएंगे। खैर, आज के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, मगर मैं बता दूँ, मेरा कोई भी टॉपिक आपके बगैर नहीं शुरू होता जब तक आपका सिलसिला, आपका साथ ना शामिल हो। कॉल कीजिएगा। आज हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे शक के ऊपर, और शक आपको पता है सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में नहीं होता, भाई बहनों के बीच में भी शक होता है, ठीक है, दोस्तों के बीच में भी शक होता है। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, किसी वर्क प्लेस में होते हैं, वहाँ पे भी आप शक कर रहे होते हैं। अब जैसे ये जो भाई है हमारा पीछे कैमरे पे मैं आई, इनको पहचानी कोई नहीं, मैंने कहा हमारे बंदा बदल गया है, तो वो इतनी कोई मजनू वाली दाढ़ी इन्होंने रख दी। अब मैं आते के साथ ही ना अभी पड़ गई हूँ, शक में भी पड़ गई हूँ कि इतने मजनू क्यों बन गए, ये किसके इश्क में बन गए, है ना। तो ये हम बाद में इनसे भी पूछेंगे। तो इस तरह के बहुत से शक होते हैं। तो अब हम आपका साथ चाहेंगे, आप कॉल कीजिएगा, हमारे साथ शामिल होइएगा, और अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई बात आपको लगता है कि हमारे तवज्जुह से, हमारे शो के ज़रिए आपको, आवाम को समझानी चाहिए, तो वाई नॉट, किसी के कान में कोई अच्छी बात चली जाए और कोई बेहतरी की तरफ आए। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल, साइकोलॉजिस्ट है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी डिटेल इनकी रिसर्च है। तो आज हम बात करेंगे शक क्या है और इसकी नफ्सियाती वजूहात क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी तबीयत है जी? आई एम फाइन, थैंक यू। तो चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? शक होता क्यों है? शक की बुनियाद क्या है? आमतौर पे शक दो वजूहात की बिना पर होता है।
अगर तो किसी के कुछ पास में कुछ वाकयात हुए हों, तो जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो अगर तो किसी शख्स के साथ कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंसेस हुए हों, तो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है शक करने की। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शक करते क्यों हैं, ये पर्सनैलिटी के अंदर होता है। कुछ लोग होते ही शक्की मिजाज हम हैं। किसी को कहते हैं ना शक्की है, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी रीज़न है कि देखें, हमारी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं। उसमें से एक पर्सनैलिटी की टाइप है, उसको हम कहते हैं कि ये एक शकी मिजाज है। आमतौर पे जिस चीज़ पे शक लोग नहीं करते, वो ऐसे क्यूज़ को कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जो कि होते ही नहीं हैं। उस बिना पे फिर लोग जो हैं वो शक करते हैं। और आमतौर पे ऐसे लोग शक करते हैं जिनको कोई एंग्जाइटी वगैरह का मसला हो, या कोई अपने कॉम्प्लेक्सेस हों कि लोग उनके साथ बुरा करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मेरे साथ तो होता ही बुरा है, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं उन लोगों के जो लोग फिर बाद में शक करना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल जो पर्सनैलिटी है वो आम तौर पे शक नहीं करता। देखें, लाइफ है तो कुछ लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको कह लें कि दुनिया में कभी धोखा ना मिला हो। ये बड़ा धोखा शायद कुछ लोगों को ना मिला हो, लेकिन छोटे मोटे जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में आ सकते हैं, वो कोई पर्सनल लाइफ में आ सकते हैं, खास तौर पे रिलेशनशिप वगैरह में भी आ सकते हैं। तो दुनिया का हर शख्स किसी ना किसी थोड़े बहुत धोखे से गुजरा ही होता है। से शक करता है, कोई रिश्तों में शक करता है, ऑब्वियसली। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को धोखा मिल गया तो अब वो शक ही करना शुरू कर दे। लाइफ में जैसे आमतौर पे एक दो दफा ऐसे कोई वाकयात हो जाते हैं, बड़ी दफा ऐसा होता है कि हम कभी बचपन में चलते चलते गिर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हर रोज ही गिरेंगे। तो शक करना ऐसा ही है कि मैं कभी एक दो दफा साल 2 साल पहले या बचपन में कभी गिरा, अब मेरे माइंड में हर वक्त यही आ जाए कि जी मैं अभी भी ना गिर जाऊं, अभी गिरा। तो ये कितना लॉजिकल है। इसी तरह से शक की भी इसी तरह की एक मेंटेलिटी है शक्की शख्स की भी, कि एक दो दफा कुछ ऐसा अगर वाकया हो गया तो फिर अब हर दिन, हर रिश्ते में, हर इंटरेक्शन में शक करना ये थोड़ा इलॉजिकल है। डॉक्टर अली, रिश्तों की तरफ बात करने की कोशिश करूंगी कि जैसे जब माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं एक लड़की के लिए स्पेशली, तो ख़ास तौर पे कहते हैं किसी भी बंदे से शादी हो जाए चलेगा, शक्की बंदे से शादी नहीं करनी है अपनी बेटी की। अब ये माँ बाप कैसे जज करेंगे कि ये बंदा जो है देखने में अच्छा है, वर्थ अच्छी है, काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, घर बार भी है, रिश्ते भी हैं, इसके बहन भाई सब लोग अब साथ आए, मगर ये कैसे पता चलेगा कि ये शक्की है? क्योंकि लड़की वड़की तो बस एक अभी रिश्ता जो होने लगा है, तो अब उनके कोई अफेयर भी नहीं है, कोई लव भी नहीं है, कोई आपस में साथ भी नहीं पड़ते, और सिर्फ रिश्ता आया है, मगर देखने में सब कुछ अच्छा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये शक्की है? आमतौर पे जो शक्की लोगों के कुछ मिजाज होते हैं, एंग्शियस होंगे। अगर कोई शख्स एंग्शियस है तो मोस्ट प्रोबेबली वो शक्की भी होगा। उसके बाद अगर कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने के मामले में और उसके बाद फिर इंटरप्रेट जो है वो अगर इस तरह से करते हैं कि आपको बैठ के एक वाइब आ जाती है कि ये शख्स शक्की है। फॉर इंस्टेंस, जब आप किसी से 1-2 मिनट बैठेंगे किसी भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता खैर एक, इस पे तो शक सबसे ज़्यादा होता है, तो उनकी कुछ बातों से एक क्लियर कट जो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कि ये शख्स शक्की मिजाज है। अब सास ससुर ऐसे कौन से सवाल करें, या लड़की का भाई उस लड़के से ऐसे कौन से सवाल करें, बात करें, जिससे पता चलेगा कि बंदा जो है शक्की है? कुछ ऐसे मैं चाह रही हूँ कि सॉल्यूशंस भी हम बताएं लोगों को। सबसे पहले तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनसे पूछें कि आपको जिंदगी के किस हिस्से को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर तो वो कह रहे हैं कि पास को देते हैं तो ऑब्वियसली वो शख्स शक्की है। अच्छा। उसके बाद उनका कमेंट पूछें, खास तौर पे कि लड़कियों के काम करने के हवाले से उनके क्या व्यूज हैं। अच्छा, ये बिल्कुल एक रिसर्च हमें बताती है। फ्रीडम के हिसाब से, मतलब कि अगर वो कुछ कब बनना चाहे, काम करना चाहे, प्रोफेशनल लाइफ या अकेले गाड़ी चलाना चाहे, उसकी ड्राइविंग से ऑल दैट, है ना, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। तो ये दो चीजें अगर तो उससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा जी कि ये बंदा शकी मिजाज है या नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर तो आपको पता चले कि कोई शख्स शकी मिजाज है, चाहे बाकी सारे ग्रीन फ्लैग्स हों, सब चीज़ें ठीक हो, यानी कि लड़का जितना मर्जी अच्छा हो, वहाँ पे शादी ना करें। क्योंकि आम तौर पे जो शकी मिजाज लोग होते हैं उनके इनहेरेंट एक फ्लॉज होते हैं, वो ज़्यादातर मामलात में नहीं सुधरते अनलेस और अनटिल उनको कोई थेरेपी ना दी जाए। अच्छा। क्योंकि ये शक उनके अंदर होता है। बहुत सारे लोग इस तरह से एक्सपीरियंस में आया, वो कहते हैं कि जी जो ख़वातीन हैं उनके काम करने के मैं इसलिए हक में नहीं हूँ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी मौक़े मिलते हैं,
अब ये चीज़ देखें कितनी एक सुपरफिशियल और इलॉजिकल है। यहाँ पे मैं सारे ऐसे लोगों को जो शकी मिजाज है उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी आपके मामलात होते हैं ना, जिसने कुछ जो भी आपको कंसर्न्स हैं चीटिंग के हवाले से, वो मौक़ों पे डिपेंड नहीं करता, वो इंसान के अंदर होता है। जिस शख्स ने शक करना है उसको आप कोई क्यू भी ना दें तब भी उसने शक करना है, और किसी शख्स ने अगर कुछ ऐसा चीटिंग वगैरह करनी है तो उसको मौक़ों की ज़रूरत नहीं है, उसने 7 पर्दों में भी कर लेनी जैसे है। आपने हिंट्स हमें अच्छे दिए, ये आइडिया बहुत अच्छे हैं, सवाल भी बहुत अच्छे बताएं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते की बात, अगर लड़की खूबसूरत है, प्यारी है, हसीन है, कॉलेज में साथ भी पढ़ रहे हैं सपोज, है ना, और इनकी शादी हो जाती है, तो बंदा सारी ज़िंदगी अपनी शादी जो है इसी चक्कर में ख़राब कर देता है कि यार ये लड़की इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है, बीवी है मेरी, मगर ऐसा हो नहीं सकता, इसके पीछे चक्कर कोई ना हो, इतनी खूबसूरत लड़की का कोई चक्कर ना हो, अफेयर तो होंगे इसके, इसी शक में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करता है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम शक के ऊपर बात करें, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। मैं सवाल ये पूछना चाहिए थी डॉक्टर अली से कि कुछ शौहर जो हैं वो अपने शक की वजह से अपनी शादी ख़राब कर लेते हैं, चलती शादी ख़राब कर लेते हैं कि भाई हमारी बीवी तो इतनी हसीन हो, जमील, इतनी खूबसूरत है, ऐसे कैसे हो सकता है इसका कोई अफेयर ना हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है किसी से फंसी ना हो। इस चक्कर में अपनी शादी ख़राब कर लेते हैं और पूरी शादी, सारी ज़िंदगी उसकी शक कर करके उसकी बर्बाद कर देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। सबसे पहले तो ये बात है जी कि देखें, जब रिश्ते बन जाते हैं तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। शक रिश्तों का जहर है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो इसको निकालें, अपने माइंड को साफ करें। शक रिश्तों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी लकड़ी को आग लगा दी या घुन लग गया। अच्छा। सबसे पहले। अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपने एक कहा कि कुछ मर्द हजरात जो हस्बैंड हैं वो शौहर करते हैं अपनी बीवी पे शक के, हमारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। इसके पीछे भी 2-3 रीज़न है। जबकि कोई सीन नहीं होता, कोई सीन नहीं होता, एग्जैक्टली। ज़्यादातर ऐसे मामलात में शक एक गलत चीज़ होती है, एक वहम होता है। ये मैं आपको अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बता रहा हूँ कि शक जो भी खावंद अपनी बीवियों पे करते हैं, ज़्यादातर मामलात में, ज़्यादातर केसेस में ये गलत होता है। आपके अपने जहन की ही इख्तरा होती है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब कुछ शौहर करते क्यों हैं शक? जैसे आपने कहा कि अगर बीवी कोई खूबसूरत है तो ये ना कभी कभी उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस का नतीजा होता है कि उर्फ़े आम में कह लें कि इतना खूबसूरत पार्टनर उनसे हैंडल नहीं होता। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कम समझते हैं, डाउन समझते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उसको कंपनसेट करते हैं शक करके, उनके ऊपर ज़रा एक चेक एंड बैलेंस, अननेसेसरी चेक एंड बैलेंस रख के। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें कभी किसी ने लाइन ना मारी हो, या तुम्हें को अच्छा ना लगा हो, यू नो ऑल दैट फजूल के सवाल। हाँ, इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आमतौर पे ज़्यादातर मामलात में शक जो है वो गलत होता है, उनकी जहन की इख्तरा होती है। दूसरी वजह ये होती है कि उनके अपने कोई कॉम्प्लेक्स, मोस्ट प्रोबेबली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ उनको इस मामले में शक करने पे मजबूर करता है। और उसके बाद ना कुछ एक थर्ड फैक्टर जो है वो एक, मैं उसको जेन्युइन इसलिए भी कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मसला कुछ होता है, क्योंकि जब मसले ऐसे कुछ होते हैं ना तो कहते हैं ना कि मोहब्बतों में इल्हाम हुआ करते हैं। महबूब अगर बेवफाई करे तो दिल को खबर हो जाती है। बहरहाल कुछ थोड़े बहुत थोड़े मामलात ऐसे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में शक एक अपना ही एक होता है। और दूसरा एक ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि जेंडर डिफरेंसेस हैं। शक पैदा क्यों होता है ये अब ख़वातीन ने भी समझना है और मर्दों ने भी समझना है। बाज़ ऐसे मामलात होते हैं जो कि ख़वातीन के इंटरेक्शन में दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई जो है वो मजाइके की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेल मेंटेलिटी उसको ज़रा थोड़ी सी गलत इंटरप्रेट करती है। और थोड़ी सी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या होता है कि उनके माइंड में शक आ जाता है। तो जब हमने रिश्ता बनाया, रिश्ता बचाया, मैं बिल्कुल ये बात नहीं इस हक में कि आप अपने शक्की हस्बैंड को उनके शक को इनकरेज करते जाएं या उनको सफाइयाँ जस्टिफिकेशन देते जाएं। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जब रिश्ते बन गए तो मिजाजों का भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए। जो उनको नहीं पसंद उस पर थोड़ा बहुत अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो मेरा ख्याल है कि ये ज़िंदगी का सफ़र बड़ा अच्छा गुजरेगा। और ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है सबसे दुनिया का खूबसूरत रिश्ता है। अच्छा, हम इसके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। याहिया का भी नज़रिया हम शामिल करते हैं कि कराची से कॉल है, हमारे कॉलर हैं रेगुलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त। क्या कहेंगे याहिया, शक का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं।
जी पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो, बात भी बड़ी सही कर रहे हैं। देखिए फिजा, मेरी नजर में शक तो ना एक बीमारी भी है। शक जो ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना, शक आपकी मजबाजी जिंदगी पे भी खा जाता है और शक जो आपकी पार्टनरशिप को भी खा जाता है। मतलब शक एक लेकिन दीमक की तरह है, दीमक। मेरा सवाल ये है, देखिए बात ये कि चले एक आदमी शकी मिजाज है, ठीक है, अगर एक बीवी को या एक मियाँ को एक शकी मिजाज बीवी मिल गई, अब मसला ये होता है कि उसको डील कैसे किया जाए, क्योंकि अब एक पार्टनर है, आपको मिल गया, आपको उसका निभाना है, ठीक है ना। अब उसको डील करने के लिए आपको क्या तरीके इख्तियार करने हैं। दूसरा सवाल ये डॉक्टर साहब मेरा वो ये है कि एक आदमी है, टॉक्सिक आदमी शक करता है, बार बार शक करता है, तो क्या उसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मुमकिन है और हम कैसे उसको साइकेट्रिस्ट तक लेके जाएंगे, ये मेरा सवाल है। सही बात। वो तो जाएगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब एक बंदा शक्की है, दिमागी मरीज़ है। अब जो दिमागी मरीज़ होते हैं, जिनमें थोड़ा सा कुछ खलल कहानियाँ हो जाती है, तभी तो शक्की हो जाते हैं। ये बात सही थी इनकी। तो अब ऐसे बंदा, वो उसको हम कैसे कहें, आओ तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाते हैं, आओ तुम्हें डॉक्टर को जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को डॉक्टर ये कन्विंस करना कि डॉक्टर के पास चलो, थोड़ा मुश्किल काम तो ज़रूर है। क्योंकि आमतौर पे जब शक की, जिनको जैसे इन्होंने एक बीमारी का वर्ड यूज़ किया, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तकरीबन कोई 150 के करीब इंसान के ज़हनी व नफ्सियाती मसले मसाइल होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तो ज़ुबान ज़द आम है। लेकिन इसमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी कि शख्सियत की बीमारियाँ। अब वो जिन लोगों को होती है, सबसे पहले तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम बीमार हैं। yes. आमतौर पे डिप्रेशन जिसको है, ये एंग्जाइटी है, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं मुब्तला, वो आमतौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और ऑब्वियसली फिर उनका एक ट्रेट है, टॉक्सिक होते हैं, शक्की मिजाज होते हैं। तो अगर तो ये वो डॉक्टर के पास नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा, इन्हीं के साथ मैं ऐड करना चाहूँगी ताकि डॉक्टर के पास मियाँ बीवी दोनों जाएं। फिर औरतें भी तो करती हैं, आपको पता है औरतें कितना तंग करती हैं, अपने मियाँ के मोबाइल चेक करती हैं बार बार, ठीक है, लोकेशंस कहती हैं डालो, शक लगा के रखती हैं, ऑफिस के बाहर जाके चुपके से खड़ी हो जाती हैं, घर पे फ़ोन करती हैं, तुम्हारे लिए खाना पका रही हूँ, तो ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है कि कहाँ जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे फॉलो करो गाड़ी पे लेके, या फिर पूछती रहेंगी, या बैठ बैठ के सोचती रहेंगी कि अभी तक घर आया नहीं है, कोई और औरत का चक्कर है इसका। कोई लड़की अगर आप अपने ऑफिस में रख लें, अपनी असिस्टेंट बना लें किसी लड़की को, उसके साथ एवं अफेयर चलाने का ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं कि इसका तो सेट सीन हो गया। ये शक तो बहुत करती हैं औरतें भी। बिल्कुल, शक तो औरतें भी बहुत करती हैं। लेकिन यहाँ पे औरतों के एक मैसेज सबसे पहले मैं यही देना चाहता हूँ कि आप अपना ज़हनी सुकून ना तबाह करें। अगर आप जितना मर्जी चेक एंड बैलेंस कर लें, अगर आपके खामद ने कुछ करना है ना, तो उन्होंने कुछ करना ही करना है। ये आप सिर्फ अपना ज़हनी सुकून ख़राब कर रही हैं और उसके बाद अपने खामद का ज़हनी सुकून ख़राब कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वैसे मामलात नहीं होते, आपको सिर्फ शक ही होता है। हो सकता है वर्क प्लेस की दोस्त हो, कोई जान पहचान की कोई कुलीग हो, कोई जानने वाली हो, कोई दोस्त हो, कोई दोस्त की बीवी हो, कोई ऐसे उनकी कोई हादसे हो गए हो, मसला हो गया उनकी शादी में, वो किसी को एज भाभी रिस्पेक्ट दे के कोई मसला सॉल्व करा रहे हैं, कॉल पे बात करें, आप शक करके बैठ जाओ, ये भी तो गलत है। जैसे अभी हमने बात की ना, कुछ जेंडर डिफरेंसेस होते हैं ना, कि आम तौर पे मेल जो कि बिल्कुल नॉर्मल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ख़वातीन के लिए ये एक शक का एक बाइस बन जाता है। इसी तरह से मेल का भी मामला है कि आम तौर पे अगर खातून किसी से हंस के बात कर रही हैं या किसी भी हवाले से पोलाइट होकर बात कर रही हैं, तो ये मेल मेंटेलिटी इसको आम तौर पे उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाती, वो उसको एज अ क्यू लेती है कि जी कोई ना कोई मसला है। तो ये दोनों तरफ से ऐसा होता है। अब जैसे मैंने बताया कि शक ज़्यादातर जो केसेस में इसकी कोई बेसिस नहीं होती और ये इंसान शक करने वाले के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो ख़वातीन को भी चाहिए कि आप इतना चेक एंड बैलेंस ना रखें, 100% चेक एंड बैलेंस भी रख दें, तो फिर भी जिसने कुछ ऐसा मामला करना होता है उसको हम नहीं रोक सकते, चाहे आप 7 पर्दों में भी छुपा लें। लेकिन फिर क्या किया जाए कि आप अपने रिश्ते को क्यों ख़राब कर रही हैं, आप भी रिलैक्स रहें, क्यों टॉक्सिक इन्वायरमेंट हमने फैमिली का बनाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है कि देखा यह गया कि आम तौर पे लोगों के, मर्द हजरात के कुछ ऐसे मामलात होते भी हैं, कुछ रियलिस्टिक भी, लेट्स बी रियलिस्टिक, हम इस दुनिया में रहते हैं। अच्छा, वो करने के बाद आम तौर पे कुछ ऐसे मामलात कुछ पास में, उसके बाद वो कह लें ना कि खुद ही सुधर भी जाते हैं। तो बहरहाल अगर कुछ ऐसा मामला हो गया है तो मेरा ख्याल है कि पार्टनर को सुधारना ही चाहिए। इतनी छोटी बात तो खैर नहीं है ये, लेकिन फिर भी इस बात पे मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आप रिश्ते खराब कर लें और कभी कभी रिश्ते ख़त्म कर दें। देखें, एक दफ़ा रिश्ता ख़त्म हो गया वो तो फिर बाद में नहीं ना आएगा, लेकिन ये जो शक किया या किसी से कोई गलती भी फ़र्ज़ करें होगी, चले हम इसको इतना कह देते हैं कि गलती हो गई जी उनसे, ये गलती का खमियाजा भी होता है, गलती की तौबा भी होती है, माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है, लेकिन इस बात पे रिश्ते ख़त्म कर देना, इस एक्सट्रीम तक जाना, ये बिल्कुल भी कोई अच्छा सोल्यूशन
नहीं है। तो जहां तक हम इससे पहले बात कर रहे थे कि वो तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, फिर आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे इन चीज़ों को अपने पार्टनर को हैंडल कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बात करना। ज़्यादातर लोगों को अपने पार्टनर से बात करना नहीं आती। ये लेट्स बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट कि आमतौर पे हम बाहर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा हम कर्टसी से और ठीक ठाक मिलते हैं। जैसे ही हम हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं, एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मूड अच्छा नहीं है तो सारा गुस्सा पार्टनर पे निकाल दिया। खास तौर पे ऐसा होता है, हस्बैंड बाहर से कोई मूड अच्छा नहीं है, कोई स्ट्रेस है, जाते ही बीवी पे गुस्सा निकाल दिया। इसी तरह से बीवी को अगर कोई और मामला आता है तो उन्होंने भी आगे से बर्दाश्त नहीं किया, हस्बैंड के साथ लड़ने लगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड लेना, हमने बात करनी है। बात करने का सादा सा तरीका है, कोई भी अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कोई गिला शिकवा या चलें शक ही है, आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर वे में बात करें कि जी मुझे आपसे ये गिला है, या प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे बात माइंड में ये बात स्ट्रक है। अब दूसरा पार्टनर अगर इसको थोड़ा सा मिच्योर अप्रोच से ले और बात करे कि आपके माइंड में ये बात क्यों गई, क्या मैंने ऐसा किया, किस चीज़ से आपको ऐसे क्यों मिले, ऑब्वियसली वो पार्टनर बताएगा कि जी ये मामलात हैं। उसमें फिर क्या होता है कि हम लोग जब क्लियर बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर बातें, मोर देन 90% बातें मियाँ बीवी में बात करने से हल हो जाती है। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल हमने वो जो कहते हैं ना बाजू टांगे होते हैं और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, छोटी छोटी बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और कौन लोग वो करते हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी सोशल लाइफ में बहुत नॉर्मल हैं, लोग उनके कंडक्ट के गर्विदा हैं, लेकिन जैसे ही हस्बैंड वाइफ के रोल में जाते हैं बर्दाश्त ही खत्म हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो तैयार नहीं होते उसको किस तरह से तैयार किया जाए? देखिए ये थोड़ा सा एक बहरहाल एक मुश्किल चीज़ तो है उनको ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो उनको आमतौर पे जब बहुत सारे लोग ऐसी अप्रोच करते हैं अडॉप्ट कि क्योंकि हमारे रिश्ते में कोई मसला आ रहा है, हम एक दूसरे की बात नहीं कह पा रहे, समझ पा रहे, तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मामला क्या है। अगर आप किसी ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले शख्स को कहेंगे, फ़र्ज़ करें वो नार्सिस्टिक है, आजकल नार्सिस्टिक टर्म बड़ी एक आम है, रिलेशनशिप में आम है। हर बंदा जिसने जिसको कुछ ऐसा मामला गिला शिकवा होता है वो फौरन लेबल कर देता है कि मेरा पार्टनर नार्सिस्ट है या फिर कुछ और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मसले कॉमन है। ऐसे शख्स को अगर आप कहेंगे कि आपको कोई मसला है तो चलो डॉक्टर के पास चलो, इसका ट्रीटमेंट कराएं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं मानेगा या मानेगी। इसका तरीकेकार यही होता है कि जी हमारे रिलेशनशिप में कुछ मसले चल रहे हैं, लेट्स कंसल्ट विद समवन कि जी क्या मसला है। अब जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आमतौर पे मेरे क्लिनिक पे आते हैं, तो मुझे उनसे बात करके पता चल जाता है कि क्या ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या एक शख्स की पर्सनैलिटी का इशू है। अच्छा, शुरू में हम उस पार्टनर को ये भी नहीं बताते कि आपकी कोई नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, नहीं तो ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर के पास भी आना छोड़ देगा, ट्रीटमेंट छोड़ देगा। उसमें ये होता है कि फिर मसले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होते हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ आपके कंडक्ट के भी मसले हैं कि दूसरा समझ नहीं पा रहा, या फिर एक पार्टनर या दोनों की ही पर्सनैलिटी टॉक्सिक या नार्सिस्टिक है। उसमें भी डॉक्टर को पता चल जाता है कि मसला कहाँ पे है और किसको कितनी ट्रीटमेंट की किस हद तक ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो थोड़ी कुछ बताई है कि किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। और कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों के ऊपर शक करते हैं, तो मैं कहूँगी कि ये जो रिश्ते हम मियाँ बीवी के ऊपर बात कर रहे थे, वर्क प्लेस के ऊपर बात कर रहे थे, उनमें कुछ पेरेंट्स भी शामिल होते हैं कि बच्चा अगर लेट हो गया है तो उसके ऊपर शक करना है, बेटी अगर किसी काम की जगह पे गई है और उसने अगर बिज़ी है अपनी किसी जगह पे टीचिंग कर रही है, जॉब कर रही है और फ़ोन नहीं उठा पाई, तो माँ बाप शक करना शुरू कर देते हैं, ऑल दैट। तो ये जो शक की बुनियाद है ना, ये बहुत गलत होती है। एक्चुअली मेन चीज़ होती है, मुझे लगता है, तरबियत। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, और थोड़ा सा देखें, स्पेस तो देना पड़ता है दुनिया में खड़े होने के लिए, मगर अगर आपने तरबियत अच्छी दे दी है ना, तो आप ये भूल जाएँ कि आपका बच्चा टस से मस होगा। आपका बच्चा वैसे ही चलेगा जिस तरीके के आपने जिस रास्तों पे चलाया, जो चीज़ के बारे में अच्छाई और बुराई बताई है, वो उसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करेगा। मगर खैर, ये जो शक है, यही शक की बुनियाद जो है, ये ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, इंसान को निस्त नाबूद कर देती है। तो ये शक एक दीमक की तरह होती है, जो लकड़ी को खाती है उसी तरह इंसान को खाती है। इससे बचिए और शक के बाद अपनी ज़िंदगी को जो अच्छा बनाइए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। You are growing a life and that's the most magical thing in the world। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं जो हामला खातून है और प्रेग्नेंट है, ठीक है। मैं कहूँगी कि that's just not a bump। ये एक लाइफ है, एक जर्नी है, ये पूरी एक हैप्पीनेस है जो आपको अचीव होने वाली है।
और ये अभी मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रही हूँ जो प्रेग्नेंट हैं। तो ख़ास अपना ख्याल रखिए, ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर देखिएगा। और जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो जिनकी शादी हुई है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी ये शो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ख़ास तौर पे आज कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो मुझे लगता है कि हम मोस्टली इन चीज़ों को छोड़ देते हैं पीछे। हमें समझ नहीं आती कि बस हमने खाना पीना क्या है, हमने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन से नुस्खों पे अमल करना है कि नहीं करना। हम बस जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख जाए या किसी सहेली ने या किसी की अम्मा ने कोई हमें बात कह दी, तो हम जो है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने वो चीज़ें नहीं करनी है, हमने हर चीज़ को सोच समझ के, देखभाल के इस्तेमाल करनी है, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, क्योंकि हम एक ज़िंदगी अपने जिस्म से जो है ना वो दुनिया में लेकर आएंगे। एक चीज़ को तख्लीक आप समझे आप दे रही हैं, तो आपकी सारी डाइट, आपका जो जहनी सिस्टम है, वो सब कुछ बहुत नॉर्मल होना चाहिए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पास हैं डॉक्टर सना नज़ीर, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम उनसे डूज़ एंड डोंट्स के बारे में पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़िज़ा? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, तो ये जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या छोड़ देनी है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट डोज में हम देख लें तो मदर का हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं। इवन कुछ फैमिलीज़ में डाइट पे हर लिहाज से फोकस किया जाता है। जब स्पेशली हमारे यहाँ का कल्चर ये है, यूजुअली जब प्रेग्नेंट होते हैं तो केयर मिलती है, जिन्हें पहले भी नहीं मिलती होगी मदर्स को, लेकिन मिलती है। लेकिन हैप्पी रहना मदर्स का इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं आपका बेबी हैप्पी रहे, और उसमें जो चीज़ें हैबिट्स आप डालना चाहते हैं, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको यही होता है, बेबी सबसे जब हो तो सबके साथ घुले मिले और हैप्पी रहे और क्राई ना करता हो, और जो चीज़ें आप चाहते हैं तो आप वो खुद फॉलो करें इन प्रेगनेंसी। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एडवाइस नहीं कर रही, इसका एक्चुअली साइंटिफिक प्रूफ है। देखा गया था, बहुत सारी स्टडीज़ भी बताती हैं। इसके अलावा एक इटालियन एक ग्रुप था डॉक्टर्स का, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो मदर्स हैप्पी थी और उनका पॉजिटिव इन्वायरमेंट था, उनका जब स्कैन करते थे तो उनके बेबीज़ जो थे वो बड़े प्लेइंग मोड में होते थे और वो बड़े मज़े से मूवमेंट अल्ट्रासाउंड पे फील हो रही होती थी। और ये भी देखा गया कि जब मदर को एक तरह का एग्रेसिव होती थी मदर, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट लाइक एक तरह की पेन देना, या फिर कोई नॉइज़ बहुत ज़्यादा करना, एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो कहीं भी तो उसका भी बेबी पे अफेक्ट होता है। तो जो 9 मंथ में आप कर रहे होते हो वैसा ही बेबी बन रहा होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताएंगी कि क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। ब्रेक के बाद You are a superhero. You're growing a teeny human inside you. For all the pregnant ladies, you know, this is for you. अच्छा, हम बात ये करेंगे कि ये जो प्री प्रेगनेंसी केयर होती है, इसके बारे में तो सबको पता है। जो मुल्क से बाहर रहती हैं औरतें, मोस्ट ऑफ दे जाती हैं जाके अपनी प्री केयर पूछती हैं। यहाँ पर ये कोई सिचुएशन है नहीं ऐसी पाकिस्तान में। तो जो औरतें हैं, जब उनको पता चले कि दे आर प्रेगनेंट, राइट अवे उनको डॉक्टर के पास जाना है, प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में पूछना है, सारा स्केड्यूल चीज़ें, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, अपनी सारी सिचुएशंस का हाल। जी बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का, प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक का, क्योंकि बाहर है। और वो इसलिए है कि कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटिक है और कुछ को पता ही भी नहीं होता, इसी तरह जिनका वेट ज़्यादा है और ये सब, और इवन फॉलिक एसिड अगर आपने देना है तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप 3 मंथ्स बिफोर द कंसेप्शन लें, अगर आपको बर्थ डिफेक्ट नहीं करने बेबी में। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप आते हो हमारे पास, डॉक्टर्स के पास, राइट आफ्टर व्हेन यू प्लान प्रेगनेंसी, तो उसके बाद आप कह रही हैं कि फॉलिक एसिड शुरू कर दें। फॉलिक एसिड व्हेन, यस, 3 मंथ्स बिफोर द प्रेगनेंसी एक्चुअली आपके बर्थ डिफेक्ट्स कम करते हैं बेबी में। हम जब स्टार्ट करते हैं, इट्स ओके आपको लेना है, और फिर 3 मंथ्स आप लाइक 12
आपने वीक्स तक कंटिन्यू करना है, दैट्स रियली गुड। लेकिन उसमें आपके कुछ ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो बर्थ डिफेक्ट को अगर आपने प्रिवेंट करना है कम्प्लीटली, तो आपको 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। और यहाँ ये तो फिर भी है कि आपकी बर्थ डिफेक्ट को आप प्रिवेंट करने के लिए जब प्रेग्नेंट होंगे तो लेंगे, लेकिन अगर आप पहले लेंगे और अगर आपका वेट ज़्यादा है, स्पेशली आप में अगर किसी का BMI ज़्यादा है, तो उससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और नॉट ओनली फीमेल, मेल का भी वेट ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि पहले अपने वेट पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपको आइडिया है कि अगर हस्बैंड का वेट ज़्यादा है तो वो फ्यूचर में जो बेबी है उसमें कार्डिक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर मदर को डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, तो मिसकैरेज हो सकते हैं, पेट में बेबी की डेथ हो सकती है, और इवन आफ्टर डिलीवरी बेबी भी डायबिटीज़ जो कि टाइप 2 होती है वो डेवलप कर सकता है। रियली? यस, तो इसीलिए पहले आप बेस्ट पॉसिबल हेल्थ करें और फिर कंसीव करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क रहे और आपको एक हेल्दी ब्यूटीफुल बेबी मिल सके। ठीक है, एक न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, कॉल्स भी शामिल करेंगे अगर आपके कोई दिमाग में ऐसे सवाल हैं एंड यू नो यू आर प्लानिंग फॉर, तो डॉक्टर सना से पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, अभी हम कुछ यहाँ पे ग़िज़ाओं के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसी डाइट जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है हमें बताना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के दौरान पूरा जो खाना है, एक ग़िज़ा जो है वो औरत को कौन कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उस पर बात करें। जी बिल्कुल, ग़िज़ा के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होना चाहिए होममेड क्लीन फूड लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर की फूड लेते हो, स्ट्रीट की या कोई भी इवन होटल्स की, तो उससे आपके डायरिया का और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, एसिडिटी, सीना बर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके अलावा आपको गैस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग भी बहुत होती है। प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ना वो आपकी बॉडी में क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है। जब वो यूट्रस को रिलैक्स करता है तो इसके अलावा वो आपकी इंटेस्टाइन जो होती हैं, आंतें, उन्हें भी लेजी और रिलैक्स कर देता है। अच्छा, इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का होना, आपको गैसेस का होना, आपको एसिडिटी होना, ये अब वो सब औरतें तो सारी गैविसॉन पे पड़ pregnancy जाती हैं, आपको पता है, मतलब पर्स में रखा होता है गैविसॉन सिरप। एग्जैक्टली। अच्छा, उससे बेहतर गैविस्कॉन सिरप ओके, बट अगर आप वॉक करते हो और डाइट में स्पाइसी फूड नहीं लेते, ऑयली नहीं लेते, जंक फूड अवॉइड करते हैं, तो आपकी एसिडिटी कम होगी। अच्छा, तो आपने ये भी देखना है कि आपने क्या चीज़, वो डोंट्स में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। उसमें कुछ है मैक्रोन्यूट्रिएंट, लाइक जो हमारी ग़िज़ा है जिससे हमने एनर्जी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो ज़्यादातर औरतें छोड़ देती हैं कि भाई मोटे हो जाएंगे, डाइटिंग पे ही रहती हैं प्रेगनेंसी में भी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एनर्जी का सोर्स वही है, वरना आप लिथार्जी रहेंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगे और फिर आपकी बॉडी में पेन ज़्यादा होंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। हाँ, कौन से लेने हैं? आप गंदम की रोटी लें, रिफाइंड आटा ना लें, गंदम की रोटी लें, ब्राउन आप जो है राइस लें, आप जौ का दलिया बहुत अच्छा भी होता है और उससे आपकी गैस नहीं होती, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होती है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स हैं और उससे आपका वेट गेन नहीं होना। इस बात को आगे बढ़ाएंगे डाइट को। रुखसाना की कॉल इस्लामाबाद से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रुखसाना, व्हाट्सअप, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या कहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि मेरे शादी को 12 साल हो गए, तो 2 दफ़ा मेरे बच्चे ज़ाया हुए, तो फिर मेरी एक ट्यूब डैमेज हो गई थी, उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया लेकिन मैं कंसीव नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नेम है आपका? रुखसाना। रुखसाना। अच्छा रुखसाना, आपने मुझे बताया कि 2 मिसकैरेजेस हुए हैं आपके, उसके बाद आपने टेस्ट करवाया है, तो क्या हुआ है? ट्यूब डैमेज, एक ट्यूब ब्लॉक है, यानी बंद हो चुकी है। नहीं, वो निकाल दी है। अच्छा, ठीक हो गया, निकाल ही दिया। ओके, आपका ट्यूब में हमल था? जी। अच्छा, अब एक ट्यूब है आपकी? जी हाँ जी है, अभी बेबी ट्यूब टेस्ट करवाया मैंने। ओके, आपने ट्यूब टेस्ट करवाई और वो ठीक है, ऐसा ही है? जी ठीक है, जी ठीक है वो।
तो फिर देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो पहले 2 मिसकैरेज हुए हैं जिन्हें आप कह रही हैं, वो एक ट्यूब में हमल था, तो दूसरा क्या था, उसमें भी ट्यूब में हमल था या प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर थी? नहीं, पहला तो इसी तरह जाया हुआ ना, तो दूसरा बेबी ट्यूब जो वो ट्यूब में था बच्चा। ओके, तो हम जब आप लोग आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला मिसकैरेज की वजह क्या थी और दूसरा तो ट्यूब में था हमल, और वो अब ट्यूब आपकी एक है। सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, एक ट्यूब के साथ भी आपकी प्रेगनेंसी का रेट 50% है, और अगर आपकी दोनों ट्यूब हों तो आपकी प्रेगनेंसी का रेट 54 होता है, जस्ट 4% कमी आती है। अच्छा। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपकी ट्यूब एक बंद है या आपकी रिमूव कर दी गई है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। आप नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि दोबारा मिसकैरेज ना हो, और उसमें मिसकैरेज के लिए आपने फॉलिक एसिड का इंटेक रखना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, और एक प्री प्रेगनेंसी आपने काउंसलिंग सेशन लेना है जिसमें पता चल सके कि आपका जो पहला मिसकैरेज हुआ था वो क्यों हुआ था। समझ रही हैं रुखसाना? जी समझ रही हूँ। तो उसमें आप अपना, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसको कंट्रोल करें, और कुछ सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये लें और नेचुरल ट्राई करें। आप अगर नहीं होता तो फिर आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए आएँ, और प्लीज़ अगर आप 1 साल में नहीं कर पाते तो आप डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि वक्त के साथ आप डेफिनेटली, अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने औलाद देनी है, लेकिन साथ में 1 साल के बाद आपको यकीनन इलाज की ज़रूरत है, और आपका शायद छोटी सी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाने से आपको अल्लाह ताला क्या बेबी इम्यून दे दें। सिस्टम भी अगर सही किया जाए, जैसे अगर प्रेगनेंसी के लिए जैसे कुछ कैल्शियम की लोग पीते हैं ना, CA-3000 जी, की जी, गोलियां, जी, जी। तो अगर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, अगर ये भी Yes, साथ शामिल करें yes, फॉर द इम्यून, actually क्योंकि अगर औरत का इम्यून ही कमज़ोर है तो प्रेगनेंसी टिकेगी कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली इम्यूनिटी, वो कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं ऑटोइम्यून। ये एक तो इम्यून डेफिशिएंसी है आपकी इम्यूनिटी, एक है ऑटोइम्यून कि आपकी बॉडी खुद से रिएक्शन शो करती है अपने ही सेल और अपने ही बेबी के लिए। ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको ऑल्सो देखनी क्या है। जिंक आपके- काम करेगा? जिंक की स्मॉल अमाउंट, नॉट वेरी नेसेसरी। लाइक Okay. आपको अगर विटामिन चाहिए ना, तो जो रिकमेंडेशन है वो है 5 फ्रूट सीजनल। अच्छा। जो 5 फ्रूट्स आपके सीजन में हैं वो आप लें डेली, 5 टाइप ऑफ द फ्रूट्स। Okay. इससे देखा गया है कि जो भी आपके विटामिन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी जो है उसके लिए है कि आपकी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल नहीं है, और यूजुअली फीमेल जो है वो नहीं इतना एक्सपोजर होता। तो विटामिन डी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये अगर आप विटामिन डी के बारे में मैंने सुना है, जो औरतें नहीं लेती हैं, जो नहीं खाती हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हाइट है, उसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है, बच्चे लंबे नहीं होते हैं उन औरतों के जो जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इज दैट ट्रू? एक्चुअली इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ तो की गई हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो देखा गया है कि आपकी बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, यानी टमी में जो बेबी है उसकी ग्रोथ पे, क्योंकि बोन्स ने बनना तो है, डेफिनेटली उसके लिए कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। तो विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और आपके बेबी की बोन स्ट्रांग होंगी। और वही अगर आपकी डेफिशिएंसी चलती गई और फिर आफ्टर डिलीवरी भी बेबी एकदम तो नहीं स्ट्रांग हो जाएगा, जब यानी स्ट्रक्चर ही उसका वीक होगा। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और कैल्शियम की भी नहीं होनी चाहिए। दूध ज़रूर लें, दूध का कोई मिथ नहीं कि उससे ये हो जाए वो हो जाए, गैस हो जाती है। बिल्कुल नहीं, आप ज़रूर लें मिल्क के 2 ग्लासेस। आई रिमेंबर जब मैं प्रेग्नेंट थी, फरहाल मेरे पेट में थी, तो मुझे ये कहा गया था कि आधा दूध आधा पानी, ठीक है ना, उसको अच्छी तरीके से गर्म करके भले 3 टाइम पियो, मगर पियो कैल्शियम की इंटेक जाए। कैल्शियम की तो इंटेक वो जाए। मैं पानी के साथ पीती थी, भले उसमें कभी शहद भी डाल देती थी जायके के लिए, कभी हल्दी पी लेती थी उसके अंदर डाल के, मगर कभी उसको ग्राइंड करके, सेब उसके अंदर ग्राइंड करके, कभी बादाम उसके अंदर ग्राइंड करके, इस तरह की चीज़ें, मगर दूध की इंटेक करती होती थी। तो मुझे आपकी बात बिल्कुल मुझे सही लगी, इसलिए मैंने कहा कि इसको ज़रूर जो है इसके ना। अलावा विटामिन सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि विटामिन सी से आपकी जो प्रेगनेंसी में जब आपकी टमी साइज बढ़ रहा होता है तो उस पर जो मार्क्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, उसके लिए भी रोल है कि जिनको देखा गया है कि एविडेंस शो करते हैं कि विटामिन सी की जिनमें डेफिशिएंसी थी उनके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा थे। तो उनके लिए अगर आप कर सकते हैं, प्रेग्नेंट जो भी मेरा मैसेज अभी सुन रही हैं, कि आप क्रीम यूज़ करें,
मॉइस्चराइज़र जितने भी हैं विटामिन सी वाले वो लें, और इसके अलावा डेली अगर आप विटामिन सी कैल्शियम के साथ अवेलेबल होता है तो वो आप लो, उससे आपके ये स्ट्रेच मार्क भी कम होंगे। और विटामिन सी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। आप डे में जितना आयरन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन लेंगे, आप मीट की फॉर्म में लेंगे, एग की फॉर्म में लेंगे, तो आपने क्या करना है उसके साथ आपने विटामिन सी, लाइक कैसे आएगा विटामिन सी, आपके सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जूस आ सकता है, लेमन आ सकता है, इन दोनों के यूज़ से आपका, और इस तरह फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी है, जो सारी बेरीज हैं उनमें विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में होता है, ब्लैकबेरी, तो ये ब्लूबेरी, बिल्कुल, और इन सब से आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी होगी आयरन की। तो आपको जो टैबलेट फॉर्म में आयरन लेना है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट फॉर्म में जब भी आप आयरन लेते हैं आपको नॉजिया, पहले 3 मंथ्स तो आप ले ही नहीं सकते, तो आपकी नॉजिया, प्रॉब्लम भी होता है, जैसे इरिटेबिलिटी बच्चों को होती होता है। है आयरन के सिरप से Exactly, कलर चेंज हो उसमें- जाते हैं ऑल दैट बिल्कुल। काफी। तो वो ये है कि अगर आप अपना विटामिन सी लेते रहें इन द फॉर्म ऑफ ये सिट्रस जो भी फ्रूट हैं, साथ में आप प्रोटीन इनटेक रखें। कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में तो इतनी ज़्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन फर्स्ट 12 वीक्स में कोई इतना ज़्यादा प्रोटीन की नीड नहीं है। उसके बाद है आखिरी जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें आपका प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको हीमोग्लोबिन की या आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। क्या बात है। तो ये थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, बड़ी अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया। एक छोटा सा नुस्खा है, मैंने तो किया था, आप भी ट्राई करके देखिएगा कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसके बाद आपने इसी तरह आधा दूध आधा पानी बॉईल करके अच्छी तरीके से उसको, जो भी टेस्ट आपको चाहिए उसमें आप इलायची, शहद, कुछ भी आप अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने एक सिप दूध का लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सेब का बाइट लेना है, ठीक है। फिर जब सेब चबा के खा जाएं, दूध पी जाएं, उसके बाद आपने एक बादाम जो रात को सोक किए हैं उसको ऐसे खा जाइए, ऐसे भी खाना है तो ऐसे भी खा जाइए, तो उससे भी बड़ी ताकत आती है। इसमें आप ज़रा इसकी सर्च कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ताकत भी, इम्यून भी, कैल्शियम भी, सारी जो हम बातें कर रहे हैं ना इस नुस्खे में भी हैं, ट्राई करके देखिएगा, है ना। कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप उसे एक बीमारी ना समझें, इसे इंजॉय करें। इंजॉय करेंगे तो आप तो की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके स्ट्रेस फैक्टर, मेंटल हेल्थ इशू नहीं होंगे, और आपका बेबी भी हैप्पी होगा, और जब आएगा तो वो क्राई नहीं करेगा, रोएगा नहीं, तो ये सब बहुत बेहतर होगा। लेकिन उसे बीमारी ना समझें, उसके हर जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड 3 मंथ्स, लास्ट, उसमें इंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन, एक बहुत प्यारी सी बच्ची है मेरे पास, बाइकर हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रैवल करती हैं, बाइक पे जाती हैं पूरे नॉर्दर्न एरियाज़, और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा भी रही हैं, और अपना जो है ना एक मैं कहूँगी कि एडवेंचरस हैं, लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, और कुछ करके दिखाने के जो एम्स हैं इन के अंदर है माशाल्लाह से। शी इज़ वेरी यंग बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो हमारे पाकिस्तान की बच्चियाँ जो हैं किसी भी पीछे नहीं हैं, बस मैं कहती हूँ ना, जज्बा और जुनून जो है वो इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाता है, कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाता है। तो उसी तरह हमारे पास ये जो बाइकर हैं राफिया असलम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Salam, I'm good. How are you doing? I am great and you're looking pretty, mashallah. Thank you. So slay. are you. So are you actually, Thank Fizza, you so mashallah. much, thank you. अच्छा, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपने तो पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रैवल किया हुआ है, एंड यू हैव द रिसर्च एज वेल। तो विंटर्स है, मौसम है, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो आप प्लीज़ हमें गाइड करें कौन कौन सी ऐसी जगहें जहाँ पर हमें ज़रूर विंटर्स जो है इंजॉय करने के लिए जाना चाहिए, वेकेशंस के लिए जाना चाहिए, और कौन सी जगहें जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे नलतर वैली के बारे में हमेशा जब हम जाते हैं या सोचते हैं कि हमने अगर इधर जाना है तो हम बड़ा घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सा सिक्योरिटी सिस्टम हो गया और कुछ ऐसे कुछ मसले होते हैं जिनकी वजह से लोग कहते हैं नहीं इधर नहीं जाना। राकापोशी जो बेस कैंप है वहाँ पे लोग थोड़ा सा घबराते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं आपको पता है, जैसे शिगर वैली में भी लोग बहुत मुश्किल से, मोस्टली जो ऐसे टूरिस्ट हैं वो नहीं जाते घूमने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मोस्टली लोग मरी को टारगेट बनाते हैं, नथिया गली को बनाते हैं, ठीक है, नीलम वैली को बनाते हैं, ज़्यादा इन जगहों पे जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कौन सी जगह है विंटर्स के लिए झकास है? झकास पूरा पाकिस्तान इन जनरल बात करें, बिकॉज अगर विंटर्स की हम बात करें फिजा, तो विंटर्स एक ऐसी विंडो है जहाँ पे यू गेट अ स्पेस, वी कैन ट्रैवल ऑल ओवर पाकिस्तान। बिकॉज जैसे सिंध है तो सिंध में आप गर्मियों में ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर बलूचिस्तान वाली साइड है या साउथ पंजाब है तो अभी जो है इट्स द बेस्ट वेदर टू ट्रैवल ऑल अराउंड पाकिस्तान।
तो आप अगर मुझे कहती हैं स्पेसिफिक की नॉर्थ की बात करनी है तो पहले मुझसे बात कर लेते हैं, अदरवाइज जस्ट लाइक हाँ, पहले ये बता दें कि हम कौन सी जो जगहें हैं जहाँ पर हमें बहुत झकास मज़ा आए, करीब करीब भी हो, वेकेशंस भी हो जाएं, बच्चे सेफ हों। देखिए सेफ वेकेशंस बताना, लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स। अच्छा, दो तरह, बल्कि दो नहीं, काफ़ी तरह के ट्रैवलर होते हैं, लेकिन हम दो तरह से बात करते हैं बिकॉज सेफ्टी की बात हो रही है। एक तो ये कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू नीड टू ट्रैवल टू द प्लेसेस वेयर देयर इज़ लाइक प्रॉपर रोड्स, बाकायदा तौर पे जगह बनी हुई है। बट इफ़ यू आर एन एडवेंचरस ट्रैवलर, तो जिस तरह से बात करी थी नलतर वैली की, जिस तरह से शेगर की बात की, बाकी जगहों की बात की, तो आप उन सब जगहों पे जाते हैं बिकॉज आजकल विंटर स्पोर्ट्स हो रही है हर जगह पे। जैसे नलतर वैली है, नलतर वैली में स्की रिजॉर्ट है एंड इट्स क्वाइट फेमस। और आजकल के मौसम में तो ख़ास तौर पे जितने भी एडवेंचरस लोग हैं वो तो जाग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इट्स द बेस्ट प्लेस ओवर देयर। हॉकी हो रही होती है, आइस हॉकी, फिर आइस स्केटिंग हो रही होती है, फिर स्कीइंग हो रही होती है, स्नो बोर्डिंग हो रही होती है एंड व्हाट नॉट। तो नलतर वैली इज़ वन ऑफ द प्लेसेस। It is safe for us, तो we like safe because नहीं, आपने मुझे फैमिली के साथ बताना है। बिल्कुल, safe exactly. for the family, for the kids, everything? They Yeah, can travel? actually it depends कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा जैसे weather first एक concern होता है बच्चों के लिए, तो अगर तो if you feel like this is kind of weather where kids not good to go around, तो फिर तो you should take that thing in mind before going anywhere. लेकिन उसके अलावा हाँ, अगर सफ़र की बात करें, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तो उनको आप अवॉइड करते हुए जाएं। तो ये भी गिलगित बल्तिस्तान में आता है। क्या चीज़? ये भी गिलगित बल्तिस्तान में एग्जैक्टली हुंजा में आता है ना, नलतर वैली हुंजा वाली साइड गिलगित बल्तिस्तान में आता है। तो गिलगित बल्तिस्तान तो इस टाइम पे हब है स्पोर्ट्स के लिए भी, ट्रैवल के लिए भी। बहुत सारी जगह हैं। अगर हम बात करें तबाद लेक की, तबाद लेक इस टाइम पे फ्रोजन है, वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स हो रही होती हैं। वहीं से हम जिस तरह से नलतर वैली हो गया, नलतर वैली का मुझे ये भी बता, सॉरी, नलतर वैली, बिल्कुल। इसका जो हार्श वेदर है यहाँ पे, ये कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं करता if we going with the family and stuff? Because sometimes this matters a lot. Yes, it does. If you're going with the family and the kids, it does. This is the first thing. But if you have such an adventurous soul, जहाँ पे you're like, हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है. If you're like a challenging person, and then you can just go with, Exactly. If you're that kind of a person, it's a perfect place for you because कुछ लोगों को adrenaline rush चाहिए होता है, where you want to experience उस तरह का weather, उस तरह की जगह. We've survived like -18 too at the same time. And what about the Rakaposhi, you know, base camp? It depends. बहुत से पता है, बहुत सारे कराकरम की तरफ जो अगर हम बात करें, Exactly. बहुत सारे लोग जो है ना इस वेदर में समिट कर रहे होते हैं, हालांकि दिस इज नॉट सेफ एट द सेम टाइम, बट द पॉइंट इज कि कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें ज़िंदगी होती है, लाइक दे वांट एडवेंचर, द ओनली थिंग दैट एक्चुअली दे सीक फॉर इज एडवेंचर. तो इट डिपेंड्स कि आपकी नेचर किस तरह की है, तो उस तरह से. हाँ, वैसे ही है कि अगर अपनी फैमिली के साथ जाना है, एंजॉय करना है, आप स्नोफॉल को भी एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन आप सेफ्टी भी चाहते हैं, तो आप करीब करीब चले जाएं. जिस तरह से मरी तो अब हर कोई जा रहा होता है. तो मैं अभी उधर ही रहूंगी. दोसाई नेशनल पार्क के बारे में भी बता दें, वो भी तो गिलगित बल्तिस्तान. बिल्कुल, कर दूं, उधर ही आता है. दोसाई नेशनल पार्क इज ब्यूटीफुल. हैव यू बीन देयर? I have been there so many times. I haven't been there. अच्छा, बहुत खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत है. अच्छा. It looks like जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा होता है. Really? Actually it looks like that. और उसकी खूबसूरत बात यह है कि आप हर मौसम में जाएंगे, हर मौसम में आपको एक मुख्तलिफ व्यू मिलेगा. If you go to the winters, तो अभी बिल्कुल एक डिफरेंट आपको एक वहाँ पे vibe मिलेगी. क्या नज़ारा है दोसाई नेशनल पार्क का, एक व्यू जो है. अच्छा, आप जन्नत को इमेजिन करें ना, तो you can imagine like there be flowers, there be trees, maybe little trees, the grass out there. ब्रेक के बाद आते हैं आप, तो बस हमें ना एक चाह करेंगे, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ. ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं. बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा. और यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था, आपको पता है हम सारी जगहें घूम फिर के भी आ गए. आप घर बैठे हुए कहीं नहीं जा सकेंगे, घर बैठे रहेंगे, रज़ाइयों में इधर ही सर्दियाँ गुजार देंगे, हीटर दो कमरे में ऑन करके पागल हो जाएंगे इस पागल खाने में. निकलें बाहर, घूमें, सारी ज़िंदगी जो कमाया धमाया ना उधर जाकर एंजॉय करें. ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से अपनी दुनिया बनाई, उसको देखें, अपनी आंखों से देखें. निकले बाहर जाएं. अच्छा जी, मैं लोगों को धक्के दे के घर से निकाल रही हूँ. बाहर घूमने जब बच्चों को भी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है. मुझे बताएं, मरी की हमने बात कर दी, करीब स्पॉट है. नथिया गली हो गया, ठीक है. साथ साथ आप मुझे ये भी बता दें, मालम जब्बा हो गया. इन सारे कुछ स्पॉट्स के बारे में भी ज़रा डिस्कस. एग्जैक्टली, वही बात कर रहे थे हम कि फैमिली के लिए क्या सेफ जगह रहती हैं. एक तो ये करीब है कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता. अगर आपके साथ एजेड है लोग या अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इट्स अ गुड प्लेस टू. गिलियात हो गया, जन्नतपुर एक जगह है, फिर मिरनजानी टॉप है, बहुत खूबसूरत जगह है.
ये सारी इसी नथिया गली के एरिया में करीब करीब बता रही हूँ कि अगर आपने करीब हाँ, करीब हाँ, जाना हाँ, है वहीं पे मश्कपुरी टॉप हो गया, बड़ी खूबसूरत जगह है, देयर यू कैन गो। एंड देन मालम जब्बा ऑफ कोर्स। तो मालम जब्बा जो है इट्स बेसिकली अ हब। यहाँ पे बहुत सारी विंटर स्पोर्ट्स होती हैं और स्की का बड़ा अच्छा निज़ाम है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे स्कीइंग वगैरह के लिए भी, एंड देयर लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स ओवर देयर एज वेल टू। और सवात और ये जो सारे इलाके हैं ये भी बहुत करीब है। अच्छा, मगर मैं मालम जब्बा की बात को ज़रा कंटिन्यू करूँगी। मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था तो मैं जाती थी, मैं 11 मरतबा मालम जब्बा गई हूँ। अरे, अरे, अरे। हाँ, तो सर्दियों का ही मौसम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्की वगैरह वहाँ पे हमें दिखानी होती थी। तो गाड़ी में ना टायर के ऊपर जंजीर बांध के चेन तो बांध गाड़ी को ऊपर लेके जाया जाता था फिजागढ़ से ऊपर मालम जब्बा तक। तो ये वाली चीज़ें, हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो रोडों पे बर्फ़ जब गिरती है या स्नोफॉल होती है तो नमक फेंका जाता है पूरी That's right, yeah, यू नो मोटरवेज पे, वहाँ पे नमक फेंका जाता है। यहाँ पर क्या सिस्टम होता है जब यहाँ पर बर्फ़ होती है तो गाड़ियों को बस इस तरह जंजीर और इस तरह लेके जाता है? Yeah, that's one of the thing which is being done. Also, मसला ये ना कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है that is not well maintained in a way जहाँ पे हम इस तरह के जब कभी मसाइल आते हैं तो we do not take care of this तो हम thing. नमक शमक नहीं फेंकते, अब हम we do सिर्फ it as गले a- पे नमक फेंकते हैं किसी के जख्म पे, ज़ख्म दुख पे। बिल्कुल ऐसे ही है। नमक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं That होता। has been done at some of the places, लेकिन एक बड़े मेजर लेवल पे उसको उस तरह से नहीं फिर किया किस जाता है। तरीके से ये सारा बस इसी तरह जंजीरों के जंजीरों टायरों के पे? थ्रू किया जाता है या फिर मैकेनिकली हाथ के थ्रू किया जाता है, उसको रास्ते क्लियर किए जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे तो ऐसे होता है, जैसे मालम जब्बा तो एक स्पॉट है जहाँ पे आना जाना लगा रहता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, तो वो तो जो 2 से 3 महीने की विंडो है उसमें आना जाना खत्म हो जाता है। इवन जो लोकल्स होते हैं वो भी नीचे को आ अच्छा। जाते हैं, पंजाब और को आ ये जाते हैं, बाकी कलाम इलाकों को आ वैली जाते हैं। वगैरह इसके बारे में No, बताइए। that's a beautiful place to go. उनमें सही रहता है, फ्लो भी रहता है, लोगों का आने जाने का भी रहता है। अगर थोड़ी सी स्नोफॉल ज्यादा हो जाती है उसको हटा दिया जाता है। बट दिस इज वन ऑफ अनदर प्लेस चित्राल। यू कैन गो। ओह चित्राल, लवली। इस वेदर में खास तौर पे बिकॉज बूनी में, कर्कलस्ट मेडोज में, चित्राल में इस वक्त में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, फेस्टिवल हो रहा होता है, अगेन स्कीइंग एंड ऑल। और चित्राल में भी इफ यू नो देयर इज अ प्लेस व्हिच इज अ कैलाश वैली, आहा। जो कैलाश अबमिरेतो उसको कहा जाता है। और अगर जहाँ आपको पे वो पता- कैलाश का बड़ा डांस भी मशहूर है, Exactly. द फ्रॉग्स एंड द हैट्स एंड एवरीथिंग, द लुक, और कैलाश की खूबसूरती, आय हाय। Yeah, beauty and also, and there's one thing about them कि अगर उनकी कोई डेथ भी हो जाती है कुछ, तो वो उस पे भी they celebrate it, they dance, that's what they do, that's the whole thing they do. That's something different. They have Exactly. the culture like. Yeah, exactly. तो अभी के मौसम में दिसंबर में उनका चाउमसिक फेस्टिवल है जो हो रहा है। ये तो, क्या होता है इसमें? उसमें भी they dance, they enjoy, they have fun, that's what they do. उनका सारा कुछ जो है ना नाच गाने में बड़ा नाच गाने फेस्टिव पे। फंक्शंस होते हैं। बेसिकली उनकी खास बात ये होती है कि जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स को वेलकम करते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद अगर समर्स आ रहे हैं तो समर्स को भी वो इस तरह से अपने एक और चिलम जोशी फेस्टिवल के थ्रू वेलकम करते हैं। गोरख हिल गोरख हिल, ओ अभी तो मौसम है ना, अभी तो देखिए सिंध में क्या बता है रही थी। बताइए जरूर, गोरख हिल का जरा Of course, fascinate हुई हूँ। क्योंकि द पॉइंट इज कि अभी चूंकि मौसम बड़ा अच्छा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, गर्मी नहीं है, ये चीजें नहीं है। बच्चों के साथ? बच्चों के साथ, ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा। वी कैन गो देयर, ऑफ कोर्स हाँ। वी कैन गो देयर। और ये हुंजा वगैरह हो गया, इसके बारे में भी जल्दी जल्दी मैंने कहा जरा ऑफ कर दूं। कोर्स, हाँ, अभी इट्स लाइक अभी हुंजा में, हुंजा का भी खूबसूरत बात ये है कि हुंजा आपको चारों सीजन देता है। स्प्रिंग में जाएं, इन अदर व्यू, इफ यू गो इन ऑटम, अभी इसके पहले देयर इज एवरीथिंग इज लाइक ऑरेंज बिल्कुल हुई होती है, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल। और अभी जो है हुंजा में वही बता रही थी कि बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, बोरिक लेक है, बहुत सारी और जगह जहाँ पे हो रही है बिकॉज लेक्स आर लास्ट अत्ताबाक लेक, Oh, Athabad Frozen Lake, lake हुई भी होती है, frozen, yes, and please. you can enjoy like all the views over there. Not only the views, but in fact, वहाँ पे बहुत सी और एक्टिविटीज हो रही होती है, so you can go and enjoy that too. वाह राफिया, बड़ा मजा आया सुन के। मेरे तो जैसे मुंह में नहीं पानी आ जाता वैसे मेरी आंखों में आ गया है, मेरा दिल कर रहा है मैं चली जाऊं। तो उठे आप भी, आज ही घर में जितने भी मर्द हजरात हैं डच करवाएं, सारी बेगमात घर में बैठ बैठ के कितना को टीवी देखेंगी आप, कितना को टीवी, सोशल मीडिया से वही ये सारी रीलें मिल जाती हैं, उस पर बैठ के मेरा शो देख लीजिए। मेरे शो के खातिर अगर आप मुल्क में पूरा जाके धमाल नहीं मचा रही, घूम नहीं रही, क्या फ़ायदा। जेब हल्की करवाएं मियाँ की, भाइयों की, अब्बों की, और घूमने जाएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम बात करेंगे कुछ खेल की, और खेल के मैदानों में आजकल लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे हैं। मैं बास्केटबॉल के बारे में बात करूंगी। बास्केटबॉल के बारे में ये कि पाकिस्तान की जो बास्केटबॉल फेडरेशन है वो इस्टेब्लिश हो गई थी 1958 में, मगर 1980s में जाकर सही तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद जो है ये बास्केटबॉल ने क्या कहते हैं एक बूम जो है वो लिया, मगर अभी भी इतना इसकी जो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो कोई इतनी बड़ी नहीं है, बहुत शॉर्ट है फॉर स्पेशली वुमेंस। और अब जो है इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए लड़कियां जो है
वो ट्रैवल करती हैं, कॉम्पिटिशन्स जो है वो हो रहे होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जो और ऐसी लड़कियां हैं जो खेलना चाहती हैं और इस मैदान में हिस्सा लेना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो वाई नॉट इस बास्केटबॉल मैदान में आए और इन जैसी बने। जो मेहमान मेरे पास अभी मौजूद हैं, एक मेरे पास है सना अज़मत, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for और having us. जो दूसरी मेरी मेहमान है वो है लाइबा नदीम, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोनों बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो ये जो है यहाँ पर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाली है अगर इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, यू नो, सो हाउ यू कैन। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अभी आप लोग एक गेम भी जीत कर आई हैं जो कि वाबडा की तरफ से आप लोगों ने खेला था, तो ये कैसा था? इसकी मुबारकबाद आप लोगों को पूरे पाकिस्तान की तरफ से। और सबसे पहले आप बताइए, हाउ वाज इट? इट वॉज़ रियली गुड, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था पूरे पाकिस्तान की तरफ से ना। Right. कराची से टीम्स आई हुई थी, आर्मी की टीम थी, भावलपुर, और सबसे अच्छी बात कि यंग लड़कियां भी थी, थोड़ी सी हमारी एज ग्रुप की लड़कियां भी थी, हमारी सीनियर्स भी थी, तो काफ़ी एक मिक्स्ड कैटेगरी थी और सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया था। डिफरेंट टैलेंट देखने को मिल रहा था। रियली? Yeah. और आप बताइएगा आपको कैसा लगा? जैसे जीती, कि- कोई मुश्किलात, कोई ऐसे हालात, ज़रा बताइए। जी, जैसे कि लाइबा ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से जो था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो यंग टैलेंट भी था और एक्सपीरियंस टैलेंट भी था, तो फाइनल जो था वो बिल्कुल फाइनल की तरह ही हमें लगा है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हमें वाबडा की टीम को टफ कंपटीशन मिला। वाह जी। जी, तो किस टीम से ज़्यादा आपको थोड़े ख़तरात थे? हमें लाहौर से काफ़ी ख़तरात थे और हमें आर्मी से काफ़ी ख़तरा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट वाले कि आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप लोगों को के पास एक्सपीरियंस जो है वो प्लेयर्स होते हैं, जिस वजह से ये जो लड़कियां हैं हम जैसी, ये कंपटीशन में जाके मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। वाह जी। तो अच्छा मुझे बताएं, अगर कुछ लड़कियां पाकिस्तान में इस तरह से बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लेना चाहती हैं, कुछ नाम बनाना चाहती हैं, तो ये स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा होता है। उसके अलावा अब ऐसे कुछ क्लब्स भी हो गए हैं, ठीक है, ये फिर पाकिस्तान फेडरेशन हो गई है, तो जहाँ पर सिलेक्शन वगैरह भी आप लोग की सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, लाइक किस तरीके से ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है अगर किसी लड़की को शौक है? एंड देन सो बेसिकली हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक कोच वगैरह तो अवेलेबल होते ही हैं। Alright. तो वो कोचेज़ और जो टीचर्स होते हैं ना, वो अटैच्ड होते हैं पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के साथ ना, तो वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे ये टूर्नामेंट आ रहा है, आप अपनी लड़कियों को लेकर आएँ, लड़कों को लेकर आएँ, यहाँ पे एक फ्रेंडली कंपटीशन होने लगा है। फिर वहाँ से बेसिकली रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा। फिर जो लड़कियाँ थोड़ा सा स्टैंड आउट वगैरह करती हैं, उनके लिए वो कैंप्स वगैरह लगा देते हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? आप एकदम से नेशनल टीम में नहीं आ सकते। आप पहले प्रोविंशियल लेवल पे कम्पीट करते हो, फिर पंजाब की टीम बनती है, फिर पंजाब से आप ऊपर आके। एज क्राइटेरिया भी देखा जाता है इसमें कोई? नहीं, एज क्राइटेरिया एज सच अभी मैंने नहीं देखा कि हो, क्योंकि मैं बहुत यंग थी जब मैं भी वाबडा में आई थी और मैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट में आ गई थी। जब आपने ये ज्वाइन किया तब ये आपने सोचा था कि इसमें स्कोप है कि नहीं है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था इस बारे में। आपने सोचा था नहीं, मैंने भी नहीं इसके स्कोप के नहीं, बारे नहीं, में, नहीं। फ्यूचर के बारे में? नहीं, मैं तो स्कूल लेवल से खेल रही थी बास्केटबॉल, तो वो एक शौक पैदा हो जाता है खेलने का। और ये जो नेशनल लेवल है ये, और जिस टीम से हम खेलते हैं वाबडा से, वो बेस्ट है इस वक्त पाकिस्तान में कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले मैंने स्कूल से खेला, स्कूल के बाद कॉलेज से खेला, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी से खेला, और उसके बाद फिर हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। अब ट्रेनिंग सेशंस क्या क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से आप इसकी अपनी तैयारी करती हैं? हम लोगों की जब चैम्पियनशिप आने वाली होती है उससे 3 महीने पहले जो है वो हमारा कैंप लग जाता है, और हमारे जो कोचेज़ और जो जैसे कि लड़कियां हैं, हम सब प्रोफेशनली हो चुके हैं, जितना हम लोगों ने 10-12 साल इस फील्ड में गुजार लिए हैं। तो हम लोगों की टेक्निक के ऊपर काम होता है, हम लोगों की स्किल्स के ऊपर काम होता है, हम लोगों के स्टैमिना के ऊपर काम होता है। तो यही है कि बस रोज कितनी को ट्रेनिंग मांगती है? उफ, 2.5-3 घंटे। 2.5-3 घंटे। मुझे अभी भी याद है जब मैं न्यू आई थी ना, मैंने कभी भी ना देखा नहीं था कि लड़कियां ना 100 पॉइंट्स की गेम खेल रही हैं, बट रेगुलरली एवरीडे कैंप पे 100 पॉइंट की एक इंटेंस गेम होती है। अच्छा। हाँ, बहुत इंटेंस होती है। किस तरह से, थोड़ा हमें बताइए, इंटेंस कैसे हो जाती है? इंटेंस इसलिए क्योंकि इक्वल टीम्स होती हैं, स्पेशली जब कैंप में होता है तो हमें तो एक दूसरे का पता होता है, हर दफ़ा एक साथ खेल रहे होते हैं, तो एंड वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक जंग का मैदान होता है कि बस जीतते नहीं देना अगली टीम को, उसमें अच्छा। कुछ भी हो जाए। हाँ। अच्छा,
तो ये जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसका जो खर्चा होता है जहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है, अपनी पूरी सारी चीज़ें तैयारी करती हैं किसी भी क्लब में, तो ये जो पैसा आप अपने ऊपर लगा रहे होते हैं, ये को कितना कोई लग जाता है? और उसके बाद ये जब आप खेलती हैं जैसे किसी भी कंपनी के थ्रू या कहीं भी मैदान में, तो क्या ये पैसा वसूल हो जाता है? सो बेसिकली हम तो जैसे क्योंकि एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हमें तो वो मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप किसी मतलब पंजाब की टीम से खेल रहे हो या इस तरह कुछ, तो आपको वो उस तरह की सैलरी वगैरह नहीं देते, या फिर आपको मंथली मनी मिल रहा है या पॉकेट मनी ना, कि ये आपके आने जाने का खर्चा है। आपको डेली ज़रूर मिलती है, ठीक है, आपके फूड के वो पैसे देते हैं, जिस तरह कोई शेक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इस तरह की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप जीतते हो टूर्नामेंट तो आपको एक बोनस मिलता है, लाइक 15,000 पर प्लेयर, 20,000 पर प्लेयर ना। आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है लड़कियों जो आना चाहती हैं इस फील्ड में, और कोई क्रेडिट अगर देना चाहती हैं किसी चीज़ को, तो प्लीज़ बताइए। मैं अपने डिपार्टमेंट को ही क्रेडिट देना चाहूँगी। जैसे कि लाइबा ने कहा, हम एक डिपार्टमेंट से खेलते हैं और ये एक जॉब है हमारी। जैसे हमें मंथली जो है वो इसकी सैलरी मिलती है और हमें आप कह लें कि साल में सिर्फ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मतलब आपका फ्यूचर भी अब इसके साथ सेफ है। जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त जी। आप भी अगर खेलना चाहती हैं, प्लेयर बनना चाहती हैं, तो मैदानों में कूदना पड़ेगा खेलने के लिए और जीतना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हौसला है तो फिर आपका जो घोंसला है वो भी बड़ा पक्का हो जाएगा। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगी कल। बहुत मज़ा आया आज आपके साथ शो करके और आप लोग से भी मिलके। थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई तैयारी के साथ आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।